कार में दोनों भाइयों के बीच बैठी सोनू बाहर के नज़ारे देख रही थी। कार को शेन ड्राइव कर रहा था और पैसेंजर सीट पर डेविड था। फिलहाल एक्सेल की ड्यूटी किट्टी की तरफ लगी थी, वरना वो हमेशा अंश और वंश के साथ ही रहता था। अंश अपने लैपटॉप में बिजी था, वहीं वंश कोई फाइल पढ़ रहा था। दोपहर को एनजीओ चलते हैं, अंश ने अचानक ही कहा। ओके, प्रिंसेस को भी साथ ले जाएंगे, वंश ने उसके गले में बाह डालते हुए कहा तो सोनू भी उसकी तरफ देख मुस्कुरा दी। गाड़ियाँ सिग्नल के पास रुकी थी, तभी सोनू की नज़र एक बच्चे की तरफ जाती है जो हर गाड़ी का कांच ठोककर अपने फूल बेचने की कोशिश कर रहा था। कोई भी फूल खरीदने को तैयार नहीं था। सब चिल्लाकर उसे भगाने में लगे थे। वो बच्चा रिक्वेस्ट करने लगा तो एक आदमी ने उसे धक्का दे दिया। देख सोनू उठने की कोशिश करती है तो अंश उसका हाथ पकड़कर मना करता है, क्योंकि सोनू की नज़रों का पीछा करते हुए उसने भी उस बच्चे को देखा था। जब वो सोनू की आंखों में आंसू देखता है तो उसके दिल में चुभन महसूस होती है। वंश को कुछ समझ तो नहीं आता, पर उसके प्रिंसेस को रोता देख वो उसे गले लगाकर पूछता है, क्या हुआ बच्चा, अभी तो आप ठीक थे। डेविड, देखो उस बच्चे को चोट आई है क्या, और पैसे देकर सारे फूल खरीद लो। डेविड उतरने लगता है तो अंश दोबारा कहता है, उस आदमी को एक थप्पड़ मार के आना। डेविड अंश के कहे अनुसार ही सब करता है तो सोनू खुश हो जाती है। अब तो ठीक है ना, अंश ने उसे एक तरफ से बाहों में भरते हुए कहा तो दूसरी ओर से वंश ने पकड़ा था तो सोनू उसकी टाई से खेलते हुए, थैंक यू डेविड। आपको पता है, जब बचपन में मम्मा स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं देती थी तो मैं किट्टी के साथ जाकर ऐसे ही फूल बेचती थी। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसे ही होता था। दोनों के दिल में ये सुनकर बहुत दर्द हुआ। वंश तो वैसे भी इमोशनली था, उसे भी अपना बचपन याद आया जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। अंश भी ऐसे ही या इससे भी खतरनाक काम कर दोनों की पढ़ाई का इंतज़ाम करता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो सोनू के हाथ पर गिरे तो उसने चिंता करते हुए वंश का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अब आप क्यों रो रहे हो, मत रोना वरना मुझे भी रोना आएगा, सोनू ने सुबकते हुए कहा तो वंश ने उसे बाहों में भर लिया। अंश इसकी वजह जानता था, इसलिए उसने कुछ भी ना कहकर उन दोनों को अपने बाहों में भर लिया। नमी तो उसकी आंखों में भी थी। आई लव यू अंश, आई एम सो प्राउड कि तुम मेरे भाई हो, वंश ने कहा तो अंश कुछ ना बोल पाया। वह ऐसे ही दोनों से चिपके हुए रहा। डेविड ने कार में बैठकर वो फूल अंश को पकड़ा दिए और अंश ने सोनू को। उसने खुश होकर उन्हें सूंघा और एक फूल वंश के कोट की जेब में और एक अंश की जेब में रखा। उसका बचपना देख दोनों के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में गाड़ी स्कूल के बाहर रुकी तो सोनू ने दोनों के गाल पर बहुत सारी किस्सियाँ कर दी। बदले में उसे भी मिली, पर होठों पर। वंश ने उतरकर उसे नीचे उतारा तो किट्टी, जो उनका पहले से इंतज़ार कर रही थी, वो भागते हुए उनकी तरफ आई और दोनों उसे बाय कर अंदर चली गईं। वंश ने वहाँ फॉर्मल कपड़े पहने कुछ लोगों का इशारा कर गॉगल पहने और अंदर बैठ गया। सोनू के मामले में सिक्योरिटी का भी कोई रिस्क वो नहीं लेना चाहता था, इसलिए सबसे बेस्ट कार्ड्स उन्होंने सोनू और किट्टी के लिए स्कूल में भिजवा दिए। अंदर किट्टी और सोनू मुस्कुराते हुए चली जा रही थी, बिना ये जाने कि कोई उनका ही इंतज़ार कर रहा है। किशोर किसी के घर के सामने खड़े होकर लंबी सांस लेता है और वहाँ खड़े आदमी से कुछ कहता है। थोड़ी देर में वो आदमी घर से बाहर कर किशोर को अपने साथ अंदर ले जाता है। घर की शान देखकर ही उसकी आंखें फट गई थी। वो चारों ओर देख ही रहा था, तभी एक आवाज़ उसके कान में पड़ती है, क्या लेने आए हो यहाँ, और तुम्हारी क्या दुश्मनी उन दोनों से जो उनकी खबर लिए हो। याद रखना, अगर काम की नहीं हुई तो यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी, शेरा ने सिगरेट के कश भरते हुए कहा। साथ ही उसके हाथ में किट्टी की एक तस्वीर थी जिसके होठों पर वो बार बार हाथ फिरा रहा था। वंश और वंश को एक लड़की से प्यार हो गया है, किशोर ने इतना ही कहा था कि शेरा की आंखों में चमक आ गई। बैठ जा, उसने सोफे की ओर इशारा किया। कौन है वो लड़की जिस पर दोनों भाइयों का दिल आ गया। शेरा की बातों में खोट साफ नजर आ रहा था। मेरी सौतेली भांजी जो इस वक्त उनके साथ ही रहती है,
उस लड़की के लिए दोनों भाइयों ने हमें रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर उन्हें तोड़ना है तो उस लड़की को दर्द होना होगा। एक लाठी से दो शिकार। आप बस उस लड़की को मेरे हाथों में दे दो। क्यों रे, दिल आ गया तेरा उस पर? तभी किशोर सोनू की फ़ोटो टेबल पर रखता है, जिसे एक नज़र देख कहीं देखी हुई लग रही है। हाँ, ये और आपकी वाली लड़की। शीरा ने चिल्लाकर कहा तो किशोर अपनी बात संभालते हुए, मेरा मतलब कृतिका और सोनू दोस्त हैं। चल जा, तेरा काम हो जाएगा। शीरा ने वापस किटी का फ़ोटो लेकर कहा। हाँ, पर इस खबर को आप तक पहुंचाने के बदले अगर कुछ मिल जाता। उसने अपना हाथ खुजाकर कहा। अनवर, इसे कुछ देकर दफ़ा करो। शीरा वहाँ से उठा और ऊपर चला गया। एक बंद कमरे में बहुत सारे पॉलिटिशियन मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, माफिया किंग्स खुद इस बार इंडिया आए हैं। हमारी पार्टी के पास अच्छा मौका है उनका सपोर्ट हमारी तरफ करने के लिए। दूसरे ने कहा, हाँ, अगर वो हमारे साथ हो गए तो कोई भी पार्टी हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगी। संजय सर। उन सबके बीच मेन चेयर पर बैठा आदमी लगभग 45 की उम्र का संजय पवार, पार्टी का लीडर, सबकी बात सुन रहा था और उनसे सहमत भी हो रहा था। तो क्या लगता है आप सबको, जो हम कह रहे हैं वो बाकी की पार्टीज भी कर सकती है? फिर कैसे उन्हें अपनी तरफ किया जाए? संजय आखिर में कहता है, करना क्या है सर, एक की कमज़ोरी है पैसा और पावर, दूसरे की लड़कियां। पासे फेंको, तमाशा देखो। संजय उसकी बातों से सर हिलाकर मीटिंग फिक्स करने बोलता है, जो माफिया मीटिंग के लिए पहले ही करना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद दोनों इंडिया में नहीं रुक सकते थे। कॉलेज ख़त्म होने के 1 घंटे पहले ही सोनू और किटी क्लास से बाहर चली आती हैं, क्योंकि टीचर ना जाने के कारण वो लेक्चर ऑफ था। दोनों लड़कियां वॉशरूम जाती हैं तो कोई आकर जोर से दरवाज़ा लगाकर बंद कर देता है। बहुत शौक है ना तेरे यारों को वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालने का। आज मैं भी तेरे कपड़े उतार के तेरा वीडियो डालती हूँ, तब उन्हें समझ आएगा कि मुझ पर क्या बीती थी। आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। सोनू ने डर से पीछे जाते हुए कहा। किटी सामने आकर, देखो शीतल, अपनी हद में रहो। सड़क छाप लड़की जिस गली की गंदी नाली से निकली है ना, वहीं जाकर फेंक दूंगी। बीच में आई तो याद रख, तेरे भी कपड़े उतरवा दूंगी। चूही, अच्छे से वीडियो शूट करना। सोनू देख, डर मत, मुझे पता है तू बचपन से ऐसी नहीं थी। इन लोगों ने डरा धमकाकर तुम्हें ऐसा बना दिया है। याद है बचपन में एक लड़के ने मुझे क्लासरूम बंद कर दिया था तो तूने कैसे मारा था उसे। आज भी हमें यही करना होगा, क्योंकि ये अब इज्जत का सवाल है। भूल मत, तेरे पीछे तेरे डेविल और प्रिंस है। किटी की बातों से सोनू में हिम्मत आ गई और वो बचपन की याद करने लगी। सचमुच इन लोगों ने उसे डरपोक बनाकर रख दिया था। वहीं शीतल और उसकी एक दोस्त भद्दी सी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगी। सोनू और किटी ने एक दूसरे को देखा और सीधा जाकर दोनों के बाल पकड़ लिए। किटी ने शीतल के तो सोनू ने उसकी दोस्त के। वीडियो बनाने वाली सोचती रह गई कि अब वीडियो बनाऊं या भाग जाऊं। बहुत देर बाद भी दोनों लड़कियों को बाहर आता ना देख सारे गार्ड्स अलर्ट होकर दरवाजे पर आ गए। 2-3 बार नॉक करने पर भी दरवाज़ा ना खुला तो मजबूरन उन्हें वो तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा खुलते ही अंदर की हालत देख सबके पसीने छूट गए और साथ ही एक डर उनके चेहरे पर उभर आया। किटी और सोनू ने शीतल संग उसके दोस्तों की अच्छी खासी खातिरदारी कर दी थी, पर इसमें उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। बिखरे बाल, शर्ट के कुछ टूटे बटन, होठों से निकलता खून और चेहरे पर नाखूनों के निशान। सोनू की आंख के नीचे भी चोट आई थी, जिससे खून बह रहा था। शायद कहीं टकराने की वजह से लगी थी। उससे दोगुनी खराब हालत शीतल की थी, जो लगभग बेहोश ही नीचे पड़ी हुई थी। एक गार्ड ने बिना देरी के अंश और वंश को सब रिपोर्ट किया तो सब लोग ऑफिस से स्कूल भागकर आ गए। सोनू और किटी स्कूल के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। गार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से कवर कर रखा था। कुछ ही मिनटों में 9-10 गाड़ियां एक लाइन में उनके सामने खड़ी थीं। गार्ड्स उन्हें गाड़ियों की तरफ ले गए तो किटी एक्सेल के साथ जा बैठी और वंश ने उतरकर सोनू को अंदर बिठाया। उसे चोट लगने के कारण वंश पूरे रास्ते कुछ ज़्यादा ही गुस्सा और पैनिक कर रहा था और सोनू को देख उसका सब्र ही टूट गया।
वही हालत अंश की थी। खुद पर 100 जख्म खाकर भी वो सह जाने वाला कुछ खरोंचों भी अपने प्रिंसेस के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वंश ने रुमाल से उसका खून रोकने की कोशिश की। जितनी तेजी से वो वहां आए थे उतनी ही तेजी से वो हॉस्पिटल भी पहुंच गए। पीछे के रास्ते से अंदर ले जाकर वो तीसरे माले पर पहुंचे, जहां गिने चुने हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा और कोई नहीं था। एक वार्ड में सोनू और किटी की ड्रेसिंग शुरू की थी और चोटों से ज़्यादा उनके चिल्लाने की आवाज़ें थी। एक नर्स किटी के घुटने पर लगी चोट को साफ कर रही थी और इसी बीच उसने एक्सेल के हाथ को केले के छिलके की तरह नाखूनों से छील के रख दिया था। एक्सेल भी उसके दर्द से वाकिफ था, इसलिए उसने बिना किसी शिकायत के किटी को संभाल रखा था। बिना किसी तैयारी के तुम्हें ऐसे ही किसी से उलझना नहीं चाहिए था। कल से मैं खुद तुम दोनों को ट्रेनिंग दूंगा ताकि अगली बार तुम लोग बिना जख्मी हुए लड़ सको। वंश की बात सुनकर दोनों लड़कियां आंखों में चमक लेकर उसे देखने लगी। पर अंश गुस्से में घूरते हुए, तो तुम चाहते हो ये सब कुछ दिनों के साथ फिर हो जाए? तुम ठीक कह रहे हो, जिसने भी ये किया है उस प्रॉब्लम को ही जड़ से मिटा देते हैं। वंश ने कुछ सोचकर कहा, उस प्रॉब्लम की हालत पहले से ही मिटी हुई है। हॉस्पिटल में अच्छे खासे आराम की ज़रूरत करनी पड़ रही है उन्हें। फिर भी ऐसी सिचुएशन के लिए बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दो, अंश ने कहा। दूसरी तरफ सोनू की भी ड्रेसिंग पूरी हो चुकी थी और डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करने लगी तो वो झट से खड़ी होकर वंश की गोद में चढ़ गई और अपने पैर उसकी कमर पर लपेट लिए। मुझे घर जाना है अभी, सोनू ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर कहा। उसे देख साफ पता चल रहा था कि वो इंजेक्शन से डर रही है। वहीं कुछ ऐसी हालत किटी की भी थी। अंश ने डॉक्टर को इशारा कर मना कर दिया तो वंश सोनू को ऐसे ही उठाकर बाहर निकल गया। एक्सेल ने भी किटी को पीठ पर उठा रखा था क्योंकि उसके पेट पर चोट लगी थी। हॉस्पिटल से सब घर के लिए रवाना हो गए। आज दोनों भाइयों ने अपनी प्रिंसेस की वजह से सारी मीटिंग्स और एनजीओ जाना तक कैंसिल कर दिया था। सोनू गाड़ी में ही सो गई थी। इस बीच उसने वंश को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था। घर पहुंचकर वंश उसे रूम में ले जाकर लेटा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। अंश एक टी-शर्ट और शॉर्ट वंश को पकड़ाकर खुद चेंज करने जाता है। वंश सोनू की यूनिफॉर्म उतारकर गीले टॉवल से उसकी बॉडी को साफ कर कपड़े पहना देता है। भले ही इस सब में उसके डिज़ायर जाग गए थे, वो खुद भी उसके पास लेट जाता है। कुछ ही पलों में सोनू तकिए से सर उठाकर वंश के सीने पर रख देती है तो वो भी उसके बालों में हाथ फिराना शुरू कर देता है। अंश फ्रेश हो जाता है और बेड पर बैठकर कुछ फाइल्स देखने लगता है। कुछ वक्त बाद वो सारी फाइल्स लेकर स्टडी रूम में चला जाता है क्योंकि कुछ ज़रूरी मीटिंग आज ही अटेंड करनी थी। पैसे कमाने का तो नहीं, पर यहाँ पड़ी रहकर पैसे गंवाने का काम तो अच्छे से कर रही है। क्या ज़रूरत थी तुझे किसी से मारपीट करने की? याद रख, अब तू शर्मा एम्पायर की राजकुमारी नहीं है, कावेरी ने हॉस्पिटल बेड पर पड़ी शीतल पर बिफरते हुए कहा। ये सब उस मनुष्य सोनू और उसकी दोस्त ने किया है मम्मा। हमारी कैसे निकलने के बाद बहुत पर निकल आए हैं, उसके ही मुझ पर हाथ तक उठा दिया, शीतल ने मुझे मुंह के साथ कराते हुए कहा। क्या ये सब उस करमजली ने? उसको तो छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। कावेरी की आंखों में सोनू के जिक्र से ही नफरत उतर आई थी। हमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जल्द ही वो लड़की हमारी मुट्ठी में होगी और सारी जायदाद भी, किशोर अंदर आते हुए कहता है। क्या मतलब? कावेरी ने पूछा तो किशोर झट से शेरा मुंबई का भाई दोनों चौहान ब्रदर्स से दुश्मनी रखता है जिसका फ़ायदा बहुत जल्द हमें होने वाला है। वार वो करेगा और फल हम ले जाएंगे। आज ही उसे मिलकर आ रहा हूँ मैं, कहकर किशोर अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालकर कावेरी के हाथ में रख देता है, जिससे सबके चेहरों पर चमक आ जाती है। ये तूने बहुत अच्छा किया मेरे भाई, एक बार वो मेरे हाथों में आ जाए, जान निकाल दूंगी उसकी। जितनी तकलीफ़ हमें हो रही है उतनी उसे देकर अपने दिल को सुकून दूंगी। मेरी बेटी के शरीर पर जितने ज़ख्म हैं उतने ही उसे दूंगी, कावेरी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा। अपने विला में बैठे शेरा का फ़ोन रिंग करता है तो अनवर देखते हुए दुबई से जौहरी भाई का फ़ोन है।
अरे यार, इसको भी चैन नहीं है, शेरा ने कहा और फ़ोन उठा लिया। हेलो जॉनी भाई, कैसे हो? मेरी छोड़, तू अपनी चिंता कर। सुना है माफिया किंग्स ने तेरे काम पर नज़र डाली। तू क्या हाथों में चूड़ियाँ पहने हुए था? मुझे मेरी डिलीवरी वक्त पर चाहिए, वरना तेरी लाश गिराने में देर नहीं लगेगी। अरे भाई, शांति रखो, आपका सामान आप तक पहुंच जाएगा। यही तेरे लिए अच्छा होगा, कहकर सामने वाले ने फ़ोन काट दिया तो शीरा ज़मीन पर फ़ोन पटकते हुए, जॉनी भाई, कमीने की आज तक ऊंची आवाज़ में शब्द कहने की हिम्मत नहीं थी। और एक गलती क्या हो गई, कुत्ते जैसा भौंकने लगा। ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है। ऐसा घाव दूंगा कि ज़िंदगी भर तड़पेंगे साले। नींद खुलते ही सोनू को एहसास होता है जैसे वो बहुत सख्त चीज़ पर सो रही है। अपने हाथ वो उस पर फिराकर देखती है तो वंश उसका हाथ पकड़कर गालों पर रख कहता है, ऐसा करोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सोनू अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखती है तो वंश का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। तभी उसे एहसास होता है वंश शर्टलेस सो रहा है, तो वो झट से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। अरे, आप ऐसे ही क्यों सो गए? जाओ जल्दी कपड़े पहनो। माय स्वीट लिटिल प्रिंसेस, ये वंश, उसकी बॉडी, उसका प्यार, सब कुछ तुम्हारा है, तो मुझसे क्यों इतना शर्मा रही हो? वंश ने उसके हाथ नीचे खींचकर अपने सीने पर रख धीरे धीरे फिराने लगा। सोनू के गाल शर्म से लाल हो गए थे और वो नज़र उठाकर भी देख भी नहीं रही थी। वंश ने एक झटके में उसकी टी शर्ट निकालकर फेंक दी और उसे अपने नीचे दबोच लिया। सोनू ने भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो वंश ने उसकी शॉर्ट्स भी उतार दी और ब्लैंकेट हटाकर उसकी छोटी सी खूबसूरत बॉडी को देखने लगा। सोनू को शर्म के मारे अपनी आंखें बंद करे या उसके सामने मौजूद उस बेशर्म लड़के को समझ नहीं आ रहा था। वो उसके ऊपर आकर गर्दन पर अपने होठ रख सोनू को मदहोश करने लगता है। उसके हाथ सोनू के पूरे शरीर पर चल रहे थे। वो धीरे धीरे नीचे आकर उसके सीने पर अपने होठों को रख चूमने लगता है, साथ ही दूसरे हाथ से धीरे धीरे उसकी दूसरी साइड को प्रेस भी कर रहा था। वह जानता तो वो बेड पर बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है और आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ वो इंटीमेट हुआ, सबकी हालत दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंचने को हुई थी। इसलिए वो बिना होश खोए सोनू को प्यार कर रहा था, जिससे उसे हल्का सा पेन भी ना हो। उसका हाथ वो सीने फिसलते हुए उसके पेट पर से होते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर जा रुका तो सोनू चीख उठी। वंश ने फौरन अपनी जीभ सोनू के मुंह में डाली जिससे वो कुछ कह ना पाए और उसका हाथ नीचे के पार्ट को सहला रहा था। सोनू की पकड़ वंश के कंधों पर वक्त के साथ और मजबूत होती जा रही थी, जिस कारण उनके बीच हवा जाने तक की जगह नहीं थी। उनके खुले बदन आपस में एक दूसरे से सटकर महसूस कर रहे थे। वंश ने सोनू के होठों को छोड़ा तो वो लंबी लंबी सांसें भरने लगी। वो बिना रुके ही उसके कंधे को अपने होठों से गीला करने लगा। सोनू बार बार वंश का नाम मौन कर रही थी, इससे वो ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। अचानक ही उसकी सांसों के शोर को चीरता हुआ वंश का फ़ोन बजने लगा। फिर भी वंश नहीं रुका तो वो बजकर बंद हो गया। दोबारा फ़ोन बजा तो सोनू ने कहा, किसी को ज़रूरी काम होगा। मेरे लिए तुमसे ज़रूरी और कोई काम नहीं, वंश ने उसके गाल को चूम कर कहा। साथ ही उसे फ़ोन करने वाले पर भी गुस्सा आ रहा था जो उसकी प्रिंसेस के साथ वक्त बिताने नहीं दे रहा था। दोनों ने बिना कुछ सुने फ़ोन टेबल से उठाकर वंश के हाथ में पकड़ाया तो वो उसकी गर्दन में अपना सर छुपाकर कॉल आंसर करता है और अपने मन में ये भी कहता है, अगर बात ज़रूरी नहीं हुई तो सामने वाले को वो तौफ से लगाकर उड़ा देगा। बॉस, नीचे कोई लड़की आई है, अपने आप को आपकी गर्लफ्रेंड बता रही है, सामने से एक गार्ड्स ने कहा। तो वंश के होश उड़ गए। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, उसे रोक के रखो, अंदर मत आने देना। उसने जल्दी में ही अपनी शर्ट पहनी और सोनू को ब्लैंकेट से कवर कर माथा चूमते हुए कहा, सॉरी प्रिंसेस, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। वंश जैसे ही रूम से बाहर निकला उसे रास्ते में ही अंश आते हुए दिखा। क्या हुआ, ऐसे हड़बड़ी में कहाँ चले? अंदर प्रिंसेस को संभालो और किसी भी कीमत पर नीचे मत आने देना। मैं नहीं चाहता वो किसी लड़की को मेरे साथ देखकर हर्ट हो। मैं उसे भगा कर आता हूँ, कहकर वो बिना कुछ सुने ही नीचे भागा। शायद वो आज तक इतनी लड़कियों के साथ रहा है कि उसे उनके नाम तक याद नहीं थे।
गुस्से में कहता है, ये लड़का भी ना। वो अंदर जाकर देखता है तो सोनू ब्लैंकेट में लिपटी अंगड़ाई ले रही थी। अंश उसके पास जाकर बाहों में भरते हुए, कैसा फील हो रहा है बच्चा? सोनू फौरन उसकी गोद में जाकर बैठती है और अपना सर उसकी गर्दन में छुपाने लगती है। क्या हुआ चुटकू? अंश ने बहुत प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। मुझे आप दोनों बहुत पसंद हो, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, और वो क्यों भला? अंश नासमझी का नाटक करते हुए सवाल किया। क्योंकि आप सोनू को बहुत प्यार करते हो और बहुत ख्याल रखते हो। आपके बच्चा को भी अभी बहुत भूख लग रही है। चलो नीचे चलते हैं, सोनू ने उसकी बाहों से निकलकर कहा। तो अंश के चेहरे पर टेंशन आ गई। वो उसे कपड़े पहनाते हुए कहता है, ठीक है, पर तुम्हें इतनी चोट लगी है, नीचे कैसे जाओगी? मैं वंश को यहीं खाना लाने के लिए बोलता हूँ, ओके? हम नीचे जाएंगे, वंश भी गए हैं, कहकर उसका हाथ खींचने लगी। वहीं जब वंश नीचे आया तो दरवाजे पर एक लड़की गार्ड्स के साथ झगड़ा कर रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कंधे से नीचे तक आधे बाल और वाइट कलर की रिवीलिंग ड्रेस में वो बहुत हॉट लग रही थी। पर ना जाने क्यों वंश की नज़र उस पर ना टिक सकी और ये महसूस होते कि उस लड़की का गुस्सा और बढ़ गया और वो वंश से लड़कर उसकी नज़रों में अपनी कीमत कम नहीं करना चाहती थी। हे वंश बेबी, देखो ना, आपके गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। इन्हें बताओ मैं कौन हूँ। सोफी, तुम यहाँ कैसे और क्या करने आई हो? वंश की आवाज़ में वो सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं थी। क्या मतलब कैसे? गर्लफ्रेंड हूँ आपकी और आपसे मिलने आई हूँ। देखो, आपसे ज़रा सी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे, जो दुबई से यहाँ तक आ गई। अब से मैं आपके साथ ही रहूँगी, जहाँ आप वहाँ मैं। उसने वंश के गालों को छूने की कोशिश की तो वो 2 कदम पीछे हटा। तभी सोफ़ी को वंश के सीने पर नाखूनों के निशान नजर आए। वो अच्छे से जानती थी वंश बहुत लड़कियों के साथ सोता है, पर आखिर में उसके पास ही आता है। और कोई लड़की उसकी बॉडी पर थोड़ी सी खरोच भी दे तो उसे छूट कर देता है। अपनी बॉडी को लेकर वो काफ़ी पजेसिव था। वंश बेबी, व्हाट इज़ दिस? उसकी शर्ट को हटाकर कहा, उंगलियां फिराते हुए। क्या आपको यहाँ कोई मिल गई थी? बट आई नो वो अब तक जिंदा नहीं होगी, है ना? सोफ़ी ने पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कहा। अंश ने उसका हाथ झटका और कहा, जैसे आई हो वैसे वापस चली जाओ, और आज के बाद मेरे आसपास भी नज़र आई तो कहाँ गायब होगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे खुद से दूर मत करो। अगर कोई गलती हुई हो तो जो सज़ा देंगे मंजूर होगी, सोफ़ी ने वंश को गले लगाकर कहा। उसी वक्त सोनू अंश के साथ सीढ़ियों से नीचे आई, पर वंश के साथ किसी लड़की को देख उसके कदम लड़खड़ा गए। अंश उसे कंधे पकड़ थामा और कहा, बच्चा ऊपर चलते हैं प्लीज़। पर सोनू अपनी जगह से नहीं हिली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने स्वीट प्रिंस को खुद से दूर जाता देख महसूस कर रही थी वो। कानों में सिर्फ किटी की कुछ बातें गूंज रही थी। लिली मिली तुम्हारे डेविल को ले जाएगी, फिर देखना उनको साथ, और डरती रहना, वंश को भी कोई ले जाएगा। वो तो कितने क्यूट दिखते हैं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी जान निकाल कर ले जा रहा है। अपने पापा की मौत के बाद वो बहुत अकेली हो गई थी, पर जब से अंश और वंश उसकी ज़िंदगी में आए थे वो फिर से जीना सीख गई थी। वंश ने गुस्से में सोफ़ी को खुद से दूर किया और कुछ कहता उससे पहले ही सोनू उसकी पीठ से जा लगी। अपने सीने पर उसके छोटे छोटे हाथ और उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो वंश के माथे पर पसीना आ गया। साथ उसे लगा किसी दीवार पर जाकर अपना सर मार दे। उसने अंश की तरफ देखा तो अंश रोनी सी सूरत लेकर उसके सामने खड़ा था और नाम में गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हो, मैंने कोशिश की थी पर वो नहीं मानी। वंश ने उसे अपने आगे खींचकर बाहों में छुपा लिया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए, वंश सिर्फ मेरा है, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। हाँ बच्चा, वंश सिर्फ तुम्हारा है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उसने सोनू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। वहीं सोफ़ी ने ये सब सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वंश किसी लड़की को साथ रहने की कमिटमेंट कर रहा था, वो भी इतना परेशान होकर।
अंश बेबी, ये बच्ची कौन है? आई होप ये तुम्हारा नया खिलौना है। सिर्फ कुछ दिन खेल कर तुम उसकी बात पूरी होने से पहले शब्द गले में अटक गए थे, क्योंकि वंश ने उसका गला मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसकी गुस्से से लाल आंखें देख वहाँ खड़े सभी सहम गए थे, क्योंकि वो गुस्से में डेविल का भी बाप लग रहा था। अंश ने सोनू का चेहरा घुमाकर अपने सीने में छुपा लिया, क्योंकि सोनू को वो नटखट वंश को देखने की आदत थी, जो हर वक्त हंसाता और मस्ती करता था। उसे पहली बार गुस्से में देख वो डर से काँप रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान के बारे में कुछ भी कहने की? तुम्हारी और उसकी कोई बराबरी नहीं। जो प्यार प्यार का नाटक लगा रखा है ना, वो बंद करो। भूलो मत तुम क्यों मेरे पास आई थी। तुम्हें बस पैसे और मेरी गर्लफ्रेंड होने की पावर चाहिए थी। वंश ने एक बात दांत पीसते हुए कहा। सोफ़ी चटपटाने लगी, पर वंश छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आवाज़ सोनू के कान में भी पड़ रही थी, और उसे अपने घर टॉर्चन वाले दिन याद आ गए। तो वो अंश की बाहों से निकलकर वंश के पास जाती है और रोते हुए उसका शर्ट खींच कर कहती है, वंश, ये सब क्या हो रहा है? अपनी प्रिंसेस की आवाज़ सुनकर ही वो शांत हो जाता है और सोफ़ी को छोड़ देता है। वो ज़मीन पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तो वंश कहता है, सिर्फ मेरी प्रिंसेस ने कहा है इसलिए छोड़ दिया, वरना तुम भी जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। अंश ने गार्ड्स को इशारा किया तो वो लोग उसे अपने साथ बाहर ले गए। हॉल में सिर्फ 3 ही मौजूद थे। तो वंश सोनू के पैरों में घुटनों के बल बैठकर कहता है, आई एम सॉरी प्रिंसेस, प्लीज़ मेरी गलतियों के लिए मुझसे कभी नफ़रत मत करना। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से किसी लड़की की तरफ नहीं देखा मैंने, और आई प्रॉमिस कि आज के बाद ये सब कभी नहीं होगा जिससे तुम्हें हर्ट हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू दी मोस्ट। सोनू भरी आंखों से ही मुस्कुराती है और उसके पास नीचे बैठकर उसके सीने से लग जाती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। ये लाइन उसने चिल्ला चिल्ला कर कही, जिस वजह से दोनों भाइयों के चेहरे पर बहुत सुकून आया। अंश ने दोनों को खड़ा किया और कहा, क्या हुआ, अब हमारे बच्चे को भूख नहीं लगी? बहुत ज़्यादा लगी है, सोनू ने मासूमी से कहा। ठीक है, फिर जल्दी से तैयार होकर आओ, हम बाहर खाने जाएंगे, वंश ने कहा। तो सोनू खुशी से उछल पड़ी। मैं रेडी होकर आई, किटी को भी ले जाएंगे, उसने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही कहा। उसके जाने के बाद वंश ने लंबी सांस भरी तो अंश ने उसे गले लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। वो बहुत मासूम है, जितनी जल्दी नाराज़ होती है उतनी जल्दी मान भी जाती है, अंश ने कहा। चलो रेडी होकर आते हैं, वरना फिर से मुंह फुला लेगी, वंश ने हंसकर कहा, और दोनों अपने रूम में चले गए। अंश, वंश, सोनू, किटी, एक्सेल, शेन और डेविड सभी एक होटल में साथ में खाना खाते हैं और बहुत सारी तस्वीरें भी खींचते हैं। फिर वहाँ से वे सभी एनजीओ चले जाते हैं, जहाँ की लड़कियाँ खुद को बचाने वालों से मिलना चाहती थी। वहाँ पहुँचते ही सारी लड़कियाँ आकर अंश और वंश को राखियाँ बांधने लगती हैं। सोनू उनके काम की वजह से और उनकी इतनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। सोनू का चेहरा थोड़ा उदास दिखा तो दोनों उससे पूछने लगे, क्या हुआ? अगर मेरा कोई भाई होता तो भी मैं उसे राखी बांध पाती। उसकी बात सुनकर किट्टी भी थोड़ी उदास हो जाती है। उतने में ही शैन अपना हाथ सोनू के आगे करते हुए, आप मुझे राखी बांध सकती हैं, बदले में मैं वादा करता हूँ अपनी जान देकर भी आपकी रक्षा करूँगा। क्या सच में? तो मैं आपको शैन भैया बुला सकती हूँ? हाँ, शैन ने मुस्कुराते हुए कहा। डेविड और एक्सेल भी अपने हाथ उसके आगे करते हैं तो सोनू खुश होकर उन्हें राखी बांध देती है। किट्टी पहले अंश और वंश को बांधती है, पर जैसे शैन और डेविड की तरफ जाती है, एक्सेल पतली गली पकड़कर निकल लेता है। ये देखकर बाकी लड़के अपनी हंसी को रोक नहीं पाते हैं। आगे की कहानी पूरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।